बच्चों, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, कक्षा 10 की, 12 की अथवा कोई प्रतियोगी परीक्षा, ये टॉपिक आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न आता अवश्य है और वह टॉपिक है संधि विच्छेद। तो पहले देखते हैं संधि का क्या अर्थ होता है। संधि संधि का अर्थ होता है जोड़, यानी दो वर्णों अथवा दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर विद्या का अंतिम वर्ण आ और आलय का प्रथम वर्ण आ में संधि होकर क्या बना, बड़ा आ बना, यानी दोनों बड़ा आ है, लेकिन जब दोनों जुड़ जाएंगे तो भी उसका जो उत्तर आएगा, जो परिणाम आएगा, वह बड़ा आ ही होगा। अब दूसरा प्रश्न आपका है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करें, यहाँ पर विकार से उत्पन्न निर्माण से है, क्योंकि विकार उत्पन्न करने का अर्थ है कि कुछ नया बनेगा। जब दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न कर दें तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गण और धन ईस, गण का आ और ईस का बड़ी ई, आ और ई मिलकर बना ए, और फिर क्या हो गया, गण धन ईस अर्थात गणेश। यहाँ पर आ धन ई हुआ है गणेश। इस प्रकार यहाँ पर स्वर संधि है। अब दूसरा है आपका व्यंजन संधि। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जब व्यंजन के साथ स्वर हो अथवा व्यंजन ही हो, तो जब दोनों मिलेंगे तो विकार, विकार से आप नए निर्माण से समझिए, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत धन ज्वल। अब उत व्यंजन है और ज्वल, तो दोनों मिलकर क्या बना, उज्ज्वल। यहाँ पर व्यंजन संधि है। जैसे कि परिभाषा में दिया गया है कि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन व्यंजन भी मिले और व्यंजन से स्वर भी मिले। तीसरा है आपका विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ, अब विसर्ग संधि ये ऊपर का नीचे आ गया है, कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़िए परिभाषा। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि रोग। अब विसर्ग क्या है, जो आपने वर्णमाला में पढ़ा है, आहा, वर्णमाला में जो आपने स्वर पढ़े उसमें अंग आहा पढ़ा है। आहा के आगे, यानी किसी सब वर्ण के आगे जो छोटे छोटे बिंदु लगाए जाते हैं और वो एक मात्रा का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अब जैसे नि धन रोग, तो यहाँ पर ये विसर्ग हट जाएगा और जब इसका संधि होगा तो क्या होगा, निरोग। और निरोग का जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, निधन रोग। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि विसर्ग का जब संधि कर दिया जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निधन रोग। अब इसको परिभाषा में देखिए तो ये पूरी तरह से परिभाषित हो रहा है। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन रोग बराबर निरोग, यह विसर्ग संधि है। स्वर अथवा व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल हो, बस छोटी सी परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब दूसरा है स्वर संधि। ये तो आपने पढ़ लिए संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि दो वर्णों अथवा दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। हो गया ना। दूसरा पॉइंट आपका, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग। और अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। आइए अब स्वर संधि के भेद देखते हैं। तो पहला भेद है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ होता है लघु छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब छोटा या बड़ा आ ई उ री से क्रम से ही समान स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। जैसे आ के साथ आ ही आए, ई के साथ ई आए और ऊ के साथ ऊ आए। ऐसा नहीं कि आ के साथ ई आ जाए या ई के साथ ऊ आ जाए, ऐसा नहीं होगा, तो फिर वो दीर्घ संधि नहीं होगी। जिसमें समान स्वर आए
तो वह और दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाए, यानी समान स्वर आए, बड़ा आए अथवा छोटा आए। इससे तात्पर्य नहीं है, इससे मतलब नहीं है कि छोटा बड़ा आ रहा है, लेकिन आए समान, छोटा आए बड़ा आए, छोटा आए बड़ा आए, आसमान ना आए, आ के साथ ई ना आए, ऊ ना आए, ओ ना आए, इस तरह का कोई नियम नहीं होना चाहिए। तो जैसे अब उदाहरण में देखिए, जैसे परम धन आत्मा, तो आ धन आ बराबर बड़ा आ, विद्या धन अर्थी आ धन आ। अब देखिए ऊपर छोटा आ और बड़ा आ, वो भी मिलकर क्या बना, बड़ा आ। विद्यार्थी में बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना। महींद्र, अब देखिए इसमें बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनी, बड़ी ई, महींद्र। विदु धन उदय, अब छोटा ऊ, विदु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ। तो इस तरह से दीर्घ संधि होती है। बहुत साधारण है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप सरलता से समझ जाएंगे। और गुण संधि, अब दूसरा जो स्वर संधि के भेद चल रहे थे उसमें क्या है, गुण संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के आगे ई या ई, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यदि ह्रस्व, ह्रस्व अभी आपने आपको पढ़ाया ना कि ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ बड़ा। अब छोटा या बड़ा के आगे छोटी या बड़ी अगर आए तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए हो जाएगा। और यदि ऊ या ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और री हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है, और यदि र हो तो अल हो जाता है। यहाँ पर ये लू लिखा है, ये मिसप्रिंट है, ऐसे आप लरा पढ़िएगा, आगे आप उदाहरण में समझ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। यही बस इसका नियम है। अब जैसे देखिए देवधन इंद्र, तो इसमें आ और ई मिला, तो आ ई और मिलकर क्या बना, देवेंद्र, ए बना। और उसका जो शब्द बनेगा देवधन इंद्र का, वह देवेंद्र बनेगा। आ और धन ई, और अर्थात ए की मात्रा ऊपर लग जाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया कि आ या आ के आगे ई या ई आए तो ए हो जाता, तो जैसे आ ई आई तो इसमें ए हो गया। अब अगला है महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, तो इसमें आ धन ई आई है तो क्या हो गया, महेंद्र। इसमें भी आ की मात्रा लग गई, बड़ा आ छोटी ई आई है। इससे मतलब नहीं बड़ा या छोटा है, लेकिन उसका जो आंसर आएगा, जो उसका जब संधि होगा तो ए की मात्रा ही आएगी। अब यहाँ पर छोटा आ भी हो सकता है और बड़ा आ भी हो सकता है। देखिए दोनों उदाहरण दिए गए हैं, तो दोनों में ए की मात्रा ही लगेगी। अब अगला है हित धन उपदेश। अब आ धन ऊ आ गया तो क्या हो गया, इसका ओ हो गया, ओ की मात्रा लग गई, हितोपदेश। अब ऐसे आपकी परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। अब जैसे देवेंद्र दिया तो आप विच्छेद करेंगे, देवधन इंद्र कर लिखेंगे, और अगर देवधन इंद्र लिखा होगा तो आपको देवेंद्र लिखना होगा। तो थोड़ा सा नियम अगर देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सरलता से कर लेंगे। संधि कोई बहुत बड़ी डर वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक हिंदी का भाषा का गणित है और जिसको समझना अत्यंत आवश्यक है। और ये एक बार आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बार बार आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। और जब आप पढ़िए नए शब्द तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभ्यास से ये चीज़ें जल्दी आती हैं। वैसे भी पढ़ाई अभ्यास से ही आती है, वह तो आपको करनी ही पड़ेगी। और अगला है महाधन ऋषि। अब आधन री, तो आधन री क्या हो गया, अर हो गया। जैसा कि ऊपर नियम दिया है कि यदि ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाता है, और री हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। अब आधन री तो मिला तो क्या हो गया, अर, और हो गया महर्षि। अब लकार रा मिलेगा, आ के साथ रा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। जैसे देखिए यदि रा हो तो यहाँ पर रा पढ़िएगा, लट लकार वाला, लू हो गया, मिसप्रिंट है तो अल हो जाता है। वैसे तव धन लकार तो क्या बन गया, तवल कार, और इसका जो जोड़ है वो आधन रा है। अब स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आपकी तीसरी संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के आगे ए या अय हो तो दोनों को मिलाकर अय हो जाता है। जब ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, छोटा आ हो बड़ा आ हो के आगे ए हो या अय हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अय बन जाएंगे। और ओ या औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है।
छोटा या बड़ा हो उसके आगे ए और अगर ऐ आते हैं तो क्या बनता है, ऐ बनता है। और ओ या औ आएंगे तो दोनों को मिलकर औ हो जाएगा। बस छोटा सा नियम है। अब इसको उदाहरण से समझिए। तब धन एव अर्थात तब एव, सदा धन एव यानी सदैव, आ धन ए बराबर ऐ और आ धन ए बराबर ऐ, दोनों का हो गया। आ धन ऐ, आ धन ऐ। महाधन औषधि, आ धन औ तो क्या हो गया, बड़ा ओ की मात्रा थी। आ धन औ तो भी बराबर औ होगा और आ धन ओ होता तो भी यही होता। अब चौथा जो स्वर संधि के भेद चल रहे हैं उसमें 3 संधि हो गई। अब चौथी आपकी ईण संधि है। यदि ह्रस्व छोटा या दीर्घ यानी बड़ा, ई उ री र से परे यानी परे का अर्थ अलग, कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न का अर्थ कोई अन्य अलग से स्वर आए। यदि छोटा या बड़ा, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ मतलब ऊ हो, री और ल से परे कोई भिन्न अलग स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रम से या व रा ला हो जाता है। जैसे इति धन आदि, तो ई धन आदि क्या बना, इति आदि, या बन गया। इति की ई और आ, ई और जब आ जोड़ा तो क्या बन गया, या हो गया। और शब्द क्या बना आपका, इत्यादि। गुरुधन आदेश, अब ऊ और आ जो मिला तो क्या बन गया, वा बन गया, या वा, इसे ऊपर बताया गया है ना, गुरुवादेश। और ऊ का वा हो गया और पितराज्ञा, री का रा हो गया, री और आ जब मिला तो पितराज्ञा हो गया। इस तरह से अब स्वर संधि के भेद में 5वीं संधि है आपकी अयादि संधि। यदि ए या ऐ, ओ औ से परे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से ऐ, आय, आब हो जाता है। जैसे ने धन नैन, ने धन अन, तो अन को मिलाकर जब बराबर आएगा, जब आप जोड़ेंगे इसे संधि करेंगे तो क्या होगा, नयन। इसे आप बहुत ध्यान रखिए क्योंकि ने धन अन भी लिखा जा सकता है और नयन भी लिखा जा सकता है। अब इसमें आपको एक बात और बता दें कि संधि में जब भी आप उसको विच्छेद करें, उसके टुकड़े करें अथवा उसको जोड़ें तो ये तो अवश्य ध्यान रखिए कि उसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी तोड़ दिया, कहीं से भी जोड़ दिया। जैसे आपका नयन शब्द है, नयन शब्द को यदि आप नय और ना करेंगे तो ना का अर्थ क्या होगा, नहीं, और नय ले जाना यानी उसका अर्थ ही गलत हो जाएगा। नेत्र से अर्थ जो आना चाहिए वह नहीं आएगा। तो दोनों का जब विच्छेद करें तो जो तो टुकड़े हों वो भी आपस में एक सार्थक अर्थ रखते हों, उन दोनों का कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्द में संधि विच्छेद नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं से भी नहीं तोड़ना है, ना कहीं से जोड़ना है। और जो कहीं से तोड़ना नहीं, कहीं से जोड़ना नहीं, और किस तरह से जोड़ना और किस तरह से तोड़ना, वही संधि का नियम है। बस इतनी सी ही बात है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ने धन अन बराबर नयन, तो ए का क्या हो गया, आय। जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है कि ए, ऐ, ओ, औ से परे कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, इनके स्थान पर क्रम से ऐ, आय, आव हो जाता है। अब जैसे गए धन अक, अब आ आया इसमें, ए औ, देखो 4 वर्णों को निकाल कर, तो यहाँ पर ऐ स्वर आया था, ना ए आया, ना ऐ आया, ना ओ आया, ना औ आया। 4 स्वरों को निकाल कर क्या आया, आ आया, और इसमें भी आ आया। तो क्या हो गया, गए धन अक, यानी ऐ और धन आ, तो ऐ का क्या हो गया, आय हो गया। अब इसमें देखिए गायक हो गया, ऐ का आय हो गया, ऊपर ऐ का ए का आय हो गया और नीचे ऐ का आय हो गया। पौ धन अन, इसमें औ आया तो क्या हो गया, अन लगाने से पावन हो गया, औ का आव हो गया। अब अगला आपका जो संधि के 3 भेद थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो उसमें आपकी स्वर संधि पूरी हो गई। अब आपकी दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। ये थोड़े से नियम 8-10 नियम हैं, इनके
थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बहुत जल्दी समझ में आएंगे। यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण से परे अनुनासिक वर्ण रहे तो वह निज वर्ग, निज यानी अपने वर्ग का अनुनासिक होकर अपने अगले वर्ण से मिल जाता है। जैसे जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, उत्धनमत अर्थात उन्मत। अब इसे समझिए। यदि किसी वर्ग, वर्ग कहते हैं जैसे का वर्ग काखा गागा अणा, चा वर्ग चछा जजा वहाँ, टा वर्ग टटा डडा अणा, ताथा दाधा ना, पाफा बाबा माँ, ये वर्ग होते हैं। अब इनका पंचम अक्षर कौन सा, जैसे का खा गा घा अणा, टाठा डाडा अणा, ये अणा जो आया ये इनका पंचम वर्ण है, यानी अनुनासिक वर्ण है। बस इतना आप समझ, ये आपने वर्ण में पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो कृपया मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में इसे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि किसी वर्ग के, अब चाहे का वर्ग हो, ता वर्ग हो, पा वर्ग हो, टा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उसका प्रथम, अब उसका प्रथम कौन होगा, का वर्ग का प्रथम का होगा। और तृतीय वर्ग का वर्ग का कौन सा होगा, का खा गा, तो गा तृतीय वर्ग होगा। ऐसे ही आप देखिए पा फा बा, तो पा प्रथम वर्ग है, फा दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ण है, वर्ग नहीं, वर्ग तो का गा है, सॉरी गलत बोला मैंने, वर्ण। तो कप्पा का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, वा, और का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, गा। तो यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण से परे अनुनासिक वर्ण रहे, अनुनासिक यानी वही जो पंचम अक्षर है वो अनुनासिक, तो वह निज वर्ग का अनुनासिक होकर अपने वर्ण में मिल जाता है। अब उदाहरण से देखिए, अब आपको भी नहीं समझ में आया होगा कि निज वर्ग अपने वर्ग का, अपने वर्ग यानी का वर्ग है तो उसका पंचम वर्ण कौन सा है, अणा, अपने वर्ग का अनुनासिक होकर, वही अनुनासिक होकर अगले वर्ण से मिल जाता है जो उसको, जिसमें उसे जोड़ना है। जैसे जगत धन नाथ, अब ता का जो पंचम वर्ण है वो ता था, दा था, ना, पंचम वर्ण कौन सा आया, ना आया। और नाथ, अब नाथ में भी ना है, तो दोनों मिलकर क्या होंगे, एक में ही मिल जाएंगे, एक आधा, और क्योंकि ये व्यंजन है और ये आधा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जगन्नाथ, जगन्नाथ बन जाएगा। ये जगन्नाथ शब्द बहुत पूछा जाता है, इसे आप विशेष करके याद कर लीजिए, इसका नियम भी और इसका विच्छेद, क्योंकि जगन्नाथ भी दिया जा सकता है, जगत धन नाथ भी दिया जा सकता है, दोनों तरफ से, दोनों तरह से दिया जा सकता है। अब जैसे उत धन मत, अब उत का क्या है, उन्मत्त, ता था दाधा ना, पंचम वर्ण अनुनासिक क्या आया, ना, और मत, इसको जोड़ दिया तो ये माँ में ही ना जुड़ गया और उन्मत्त शब्द का निर्माण हो गया। अब दूसरा नियम है का चा टा ता पा, यही 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का चा टा ता पा का यही मतलब है कि का वर्ग है, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग के अतिरिक्त किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन कोई स्वर हो तो का चा टा ता पा का क्रमशः ग ज ड द वाह्य हो जाता है। अब बहुत आसान है, इसको आप कठिन लग रहा, देखिए का तीसरा कौन सा होगा, का खा गा, तो का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। चा का क्या हो जाएगा, चा छा जा हो जाएगा। और टा का क्या होगा, डा हो जाएगा, टा ठा डा हो जाएगा। ता का ता था दा, तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ण कौन सा आया, दा आया। अब इन देखिए, इन 5 वर्गों के तीसरे जो वर्ण हैं वो यही हैं, ग ज ड द बा। इसे आप देख लीजिए वर्णमाला पर, तो आपको समझ में आएगा कि क च ट त पा, जो ये जो 5 वर्ग हैं उनका तीसरा वर्ग क्या है, गा। का तीसरा वर्ग गा है, चा का तीसरा वर्ग जा है, और टा का तीसरा वर्ग डा। इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आप का पढ़िए और का वर्ग में जाइए, का खा गा, बस तीसरा आ गया। चा में जाइए तो छा आ जाए, जा आ जाएगा, सॉरी, और टा में जाएंगे तो डा आ जाएगा, ता में जाएंगे तो दा, और पा में जाएंगे तो पा फा बा, तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग हो, तीसरा हो जाता है। अब जैसे सत धन आधार, अब इसको उदाहरण से देखिए, सत धन आचार, आचार में क्या है, सत, ता का तीसरा वर्ग क्या है, ता था दा, तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ण क्या आया, तीसरा वर्ण दा आया। तो सत धन आचार को जब
जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो क्या बनेगा? सदाचार। सताचार नहीं बनेगा, सदाचार, क्योंकि ता का तीसरा वर्ग उसमें जुड़ जाए, तीसरा वर्ण उसमें जुड़ जाएगा। ता वर्ग का तीसरा वर्ण इसमें जुड़ जाएगा और क्या शब्द बनेगा? सदाचार। अब ऐसे आपका है जगत धन ईश अर्थात जगदीश। अब ता का फिर वही उदाहरण है, ता का, और देखिए इधर की तरफ स्वर दिया है। परिभाषा से मिलाकर उदाहरण देखिए, आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। अब जगत धनीश, तो ता का तीसरा वर्ण कौन सा है? ता वर्ग का तीसरा वर्ण त थ दा, वही दा है। अभी जो आपने ऊपर दिया देखा है, तो क्या हो जाएगा? जगत धन ईश अर्थात जगदीश। ऐसी तरह से बहुत से शब्द होंगे, उन्हें आप अभ्यास करिए, आपको समझ में आ जाएगा। दिक धन गज, अब इसका क्या हो जाए? का। अब देखिए का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? का खा गा, और दिक दिया है उसमें इधर गज दिया है, तो दोनों मिलकर क्या होंगे? गज। अब का आधा है, और जब इसका तीसरा वर्ण देखा जाएगा तो गा आएगा, और आधा गा और पूरा गा मिलकर क्या हो जाएगा? दिग्गज। लिखा इसे इसी तरह से जाएगा, क्योंकि नीचे हलंत लगा है, इसमें स्वर का मेल नहीं है। अच धन अंत, अब चा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? च छ जा, तो चा के स्थान पर जा जुड़ जाएगा। तीसरा वर्ण, बस एक सब पॉइंट आप याद रखिए कि हर जितने भी वर्ग हैं, यानी का चा टा ता पा, इस क्रम को आप सही से याद कर लीजिए। वर्णमाला में इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो केवल एक ही पॉइंट याद आपको करना है कि का जो भी वर्ग है, का वर्ग का हो, पा वर्ग का हो, तो उस तीनों का, पांचों का तीसरा वर्ण, उसके जो भी वर्ग होगा उसका जो तीसरा वर्ण होगा उसी में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ही याद कर लीजिए। वर्णमाला पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि पा वर्ग क्या है, का वर्ग क्या है, चा वर्ग क्या है, बस। और ता दा ना के आगे ला रहने से ला हो जाता है, यानी विसर्ग हो जाता है, स्वर इसमें से हट जाता है। जैसे उत धन लास, तो क्या हो गया? उल्लास, आधा ला हो गया, तो उल्लास। ता के आगे चा छा रहने से चा हो जाता है। यदि ता के आगे चा वर्ण आए, छा वर्ण आए, तो जब वो परिवर्तित होगा तो किस में परिवर्तित होगा? चा में परिवर्तित होगा। जैसे उत धन चारण बराबर उच्चारण। उत धन छिन्न, छाया तो उच्छिन्न, चा आधा ता था, इसके स्थान पर आधा चा आ गया। पांचवा नियम है ता या दा के आगे जा झा रहने से आधा जा हो जाता। जैसे विपद जाल, अब दा है तो दा का उत धन ज्वल उज्ज्वल, ता का जा बन गया और दा का जा बन गया, तो विपद जाल और उज्ज्वल। यानी ता और दा के आगे जा या झा जब वर्ण आएगा और उससे जब संधि करके जो शब्द बनेगा तो क्या होगा? उज्ज्वल। यानी विपद दाया और उसमें जा जोड़ा तो उत्जल, उत्जल का हो जाएगा उज्ज्वल, और विपद जाल का विपद जाल। आ गया होगा समझ में। ता या दा के आगे टा ठा रहने से टा हो जाता है, यानी आधा टा हो जाता है। जैसे तत् धन टीका तट टीका। अब सातवां नियम है ता या दा के आगे ड झा रहने से ड हो जाता है आधा। उत धन डयन, अब ता आधा है, ता के आगे क्या आया? डयन, डयन आया तो क्या हो गया? उड्डयन। ता को किसमें उसने परिवर्तित कर दिया? आधे टा में, और क्या बन गया? उड्डयन। अब ता के आगे शा रहने से दोनों को मिलाकर आधा चा और छा हो जाता। जैसे सत धन शस्त्र बराबर शस्त्र, उच्छिष्ट। और नवा नियम है आपका नौवां, ता के आगे हा रहने से दोनों को मिलाकर उद्धरण वाला धा बन जाएगा। जैसे उत धन हार उद्धार, उत धन हत बराबर उद्दत। और 10वां नियम आपका आखिरी नियम है ह्रस्व स्वर के आगे छा से पहले चा बढ़ जाता है। जैसे विच्छेद, परिधन, ह्रस्व के आगे छा से पहले चा बढ़ जाता है। अब इसमें भी और धनछेद क्या हो गया? विच्छेद। अब परिधनछेद यानी परिच्छेद, यहाँ पर धन का चिन्ह नहीं लगा है।
अगली और अंतिम जो संधि है वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर या बाद में रा आ रहा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है यानी हटा दिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है, और ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे निरोग, निरोग, अब नि हटा दिया गया और क्या बन गया आपका निरोग। निह धन रस बराबर नीरस। यदि विसर्ग के बाद चा छा या सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निश्चल, निश्चय, और दुशासन, दुशासन। यदि विसर्ग से परे टा ठा या सा रहे तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे धनु टंकार तो क्या हो जाएगा धनुष टंकार। यदि विसर्ग से पहले ता था या सा रहे तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे मनः पाप और मनस्ताप, इसमें सा लग जाएगा। निह धन तार बराबर निस्तार, यहाँ पर सा आ गया और ये हट जाएगा विसर्ग, यानी विसर्ग का लोप तो करना ही होगा। यदि विसर्ग से पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग से परे वर्ग के प्रथम द्वितीय यानी तीनों सा वर्णों को छोड़कर कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे नि धन गुण। अब यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, कोई दूसरा स्वर दिया हो और विसर्ग से परे वर्ग के प्रथम द्वितीय यानी प्रथम वर्ग का, यानी जो वर्ग आपको बताए का वर्ग पा वर्ग, उसका प्रथम या द्वितीय, तो गा जो है वो क्या है का वर्ग का द्वितीय वर्ण है, और जा जो है वो द्वितीय वर्ण है, झा जो है वह चा छा जा तृतीय वर्ण है। तो ये तीनों सा को छोड़कर यदि कोई व्यंजन है इस तरह का तो उसके स्थान पर क्या होगा रा हो जाएगा और आपका विसर्ग हट जाएगा। तो इसी के साथ आपका संधि का चैप्टर पूरा हुआ और आपको समझ में अवश्य आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि कहाँ पर आपको कठिनाई है और कौन सा भाग मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊँ। और बने रहिए मेरे चैनल पर इसी तरह हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।